हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक बात कर रहे थे हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर वाटर पोल्यूशन के बारे में। थोड़ा थोड़ा हमने इसके बारे में जाना। हमने देखा कि जो सीवेज निकलता है ना हमारे घर से, उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम होती हैं और साफ़ पानी होता है ज़्यादा। और इस छोटे से परसेंटेज की वजह से जो कि इम्प्योरिटीज़ का उसके अंदर है, उस पानी को हम गंदा मान लेते हैं, यूज़ नहीं कर पाते। तो क्या क्या इस 0.1% इम्प्योरिटी में आता है? सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं जिसमें मिट्टी हो सकती है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कुछ कोलॉइडल मटेरियल हो सकता है जैसे ह्यूमन वेस्ट है, फीकल मैटर है, बैक्टीरिया है, कपड़ा है, पेपर के फाइबर्स हैं जैसे टिश्यू पेपर वगैरह या पेपर टॉवल्स अगर कोई फेंक दें तो ये कोलॉइडल से बन जाएंगे हमारे पानी के अंदर। और कुछ डिजॉल्व मटेरियल्स भी होते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जिसमें नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट्स, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, ये सारी चीज़ें हमको मिल सकती हैं। अच्छा, अगर वेस्ट वाटर को हम किसी नेचुरल वाटर बॉडी में रिलीज़ करते हैं तो एक ग्राफ बनाया हुआ है किस तरह से ये अफेक्ट करेगा हमारे नेचुरल वाटर बॉडी को, उसके बारे में। तो सबसे पहले बीओडी जो है पानी का, वो ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे वेस्ट वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। तो सबसे पहले सीवेज डिस्चार्ज होते ही जो बीओडी है वो बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। बीओडी बढ़ने का मतलब आप ये समझो कि जितना ज़्यादा बीओडी है ना, समझो उतना ही गंदा पानी है। पानी जितना गंदा होगा उसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जितना वेस्ट होगा, उसका बीओडी उतना ही बढ़ जाता है। और ऐसे पानी को अगर आप किसी नेचुरल वाटर बॉडी में डालोगे तो वहाँ वो ऑक्सीजन का लेवल घटा देगा। तो हमारे ग्राफ में हमको दिखता है कि जैसे ही वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हुआ, सीवेज डिस्चार्ज हुई किसी नेचुरल वाटर बॉडी में, तो वहाँ पर सबसे पहले बीओडी इंक्रीज और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। लेकिन थोड़ी दूर पे जाके जो नेचुरल वाटर बॉडी है वो खुद को रिकवर करेगी। और जब हम देखते हैं कि डाउन स्ट्रीम आगे जाके उस वाटर बॉडी का क्या हाल है, तो अल्टीमेटली यही होता है कि बीओडी कम हो जाता है और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल वापस नॉर्मल पहुँच जाता है। तो सिर्फ वाटर बॉडी नहीं यार, किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम में ये एबिलिटी तो होती है कि बाहर से अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, चाहे वो किसी नेचुरल इवेंट की वजह से हो या ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से हो, उस डिस्टर्बेंस को रेजिस्ट करके और अपने नेचर को वो मेंटेन कर सके, अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सके। तो यही हम देखते हैं कि पोल्यूशन की वजह से नेचुरल वाटर बॉडीज़ डिग्रेड तो होती हैं, लेकिन अगर इस पोल्यूशन को रोक दिया जाता है तो अपने आप ही ये रिकवर करने की भी कोशिश करेगी। इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हम देखते हैं कि बीओडी और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन दोनों चीज़ें वापस से नॉर्मल आ जाती हैं। तो यहाँ पर these are the changes that one may notice following the discharge of sewage into a river. Microorganisms involved in biodegradation of organic matter in the receiving water body consume a lot of oxygen, and as a result there is a sharp decline in dissolved oxygen downstream from the point of sewage discharge. This causes mortality of fish and other aquatic creatures. तो यही बात है, गंदा पानी, ज़्यादा बीओडी वाला पानी अगर रिलीज होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो वेस्ट था उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन यूज़ करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन का लेवल अगर पानी में कम हो जाएगा तो बाकी जो भी एनिमल्स उसके अंदर रह रहे थे, जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम हमारा बना हुआ था, उन सभी को नुकसान पहुंचता है, उन सभी की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। Presence of large amounts of nutrients in water also causes excessive growth of planktonic algae called an algal bloom. अब प्लैंकटन मतलब जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जो मोटाइल नहीं होते, बस पानी की लहरों के साथ, वाटर करंट्स के साथ ही इधर उधर मूव करते रहते हैं, अदरवाइज खाली फ्लोट करते हैं पानी पे। तो अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ता है तो इस तरह के एल्गी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ करने लगते हैं उस पानी के अंदर, एंड इट इम्पार्ट्स अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज़। आपने भी देखा होगा कई बार कि कुछ वाटर बॉडीज़, कुछ तालाब ऐसे होते हैं जो पूरे हरे हरे हो गए हैं, बदबू आ रही है उनमें से। तो इसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पर इस तरह के एल्गी की ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसने ख़राब कर दिया है। एल्गल ब्लूम्स कॉज डेटरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। वही बात है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल घटा देते हैं, वहाँ पर जो भी फिशेज रह रही होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे होते हैं, उनकी भी डेथ होती है। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। कई सारे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होते हैं। You may have seen the beautiful mauve-colored flowers found on very appealingly shaped floating plants and water bodies. These plants, which were introduced into India for their lovely flowers, have caused havoc by excessive growth and causing blocks in our waterways. तो ये हमारा टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ का प्लांट है जो कि इंडिया में लाया गया था क्योंकि सुंदर से पर्पल कलर के जैसे इसके फ्लावर्स होते हैं, दिखने में अच्छा लगता है, पानी में ग्रो करता है। लेकिन वही बात है कि किसी एलियन स्पीशीज़ को अगर वहाँ पर लाकर रख दोगे जहाँ वो नेचुरली नहीं पाई जाती है, इंट्रोड्यूस कर दोगे एक नए इकोसिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर उसको रोकने वाला तो कोई है नहीं, उसकी पॉपुलेशन को चेक करने वाला तो कोई है नहीं। और इस प्लांट ने भी ऐसा ही किया कि ये एक एक्वेटिक वीड के रूप में दूर दूर तक फेमस हो गया। इतनी
इतनी तेज़ी से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है कि हम उनको हटा भी नहीं पाते हैं, प्लांट्स का नंबर इतनी जल्दी बढ़ता है और पूरी वाटर बॉडीज़ को कवर कर लेता है। और सीधी सीधी बात है कि अगर किसी एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो भी कम्युनिटी के अंदर दूसरे स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं उनको तो नुकसान होगा ही होगा। तो यही वाटर हाइसिंथ ने किया कि पूरी वाटर बॉडीज़ को इसने ब्लॉक कर दिया, इतनी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, इतने फिनोमिनल रेट पे मल्टीप्लाई किया कि वाटर बॉडीज़ को कवर कर लेता था। वहाँ पर जो भी एनिमल्स रह रहे हैं या दूसरे प्लांट्स रह रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम कर देते थे। इतने सारे प्लांट्स जब उगे हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है और एज अ रिजल्ट बाकी की पूरी कम्युनिटी को ये नुकसान पहुंचा रहे थे। तो दे ग्रो फास्टर देन आवर एबिलिटी टू रिमूव देम। दीज प्लांट्स ऑफ वाटर हाइसिंथ यानी इकॉर्निया आर द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक aquatic weed, also called terror of Bengal. They grow abundantly in eutrophic water bodies and lead to an imbalance in ecosystem dynamics of the water body. कुल मिला के पूरा का पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगाड़ देता है। तो अब देखो ये हमारे वाटर पोल्यूशन की वजह से एक तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, बीओडी बढ़ रहा है, दूसरी चीज़ जो एक्सेसिव एल्गी की ग्रोथ है उससे भी वाटर बॉडी ख़राब होती है और कई बार तो प्लांट्स की ग्रोथ भी एनहांस कर देते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, ये जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जो वेस्ट प्रेजेंट है पानी में, और टेरर ऑफ बंगाल जैसे प्लांट्स को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। Sewage from our homes as well as from hospitals are likely to contain many undesirable pathogenic microorganisms, and its disposal into water without proper treatment may cause outbreak of serious diseases such as dysentery, typhoid, jaundice, cholera। भाई बहुत सारी waterborne diseases होती हैं जो कि contaminated पानी को पीने से हो सकती हैं, contaminated food and water के थ्रू वो स्प्रेड होती हैं। इसीलिए सीवेज में तो तरह तरह के जर्म्स होंगे ही होंगे, उसको साफ करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर ये वाटर बॉडीज़ में जाके मिल जाएगी और फिर उस पानी को किसी ने यूज़ कर लिया तो डिजीज़ेस का आउटब्रेक हो सकता है, डिजीज़ेस फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। Unlike domestic sewage, waste water from industries like petroleum industry है, paper manufacturing है, metal extraction processing, chemical manufacturing often contains toxic substances, notably heavy metals. That is the elements with density greater than 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जैसे कि मर्क्यूरी है, कैडमियम है, कॉपर है, लेड है, एंड अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो हमारे घर से जो वेस्ट निकल रहा है उसमें क्या होगा, हमारा ही वेस्ट मैटर होगा और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ही होंगे, मेनली उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट डिजॉल्व रहेंगे। लेकिन जो डोमेस्टिक सीवेज है वो एक तरफ, जो फैक्ट्रीज में से निकल रहा है, इंडस्ट्रीज में से इफ्लुएंट निकल रहा है, जो पानी निकल रहा है उसमें तो और भी कई तरह के टॉक्सिक वेस्ट हो सकते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं बल्कि हेवी मेटल्स भी उसके अंदर हमको मिल सकते हैं। A few toxic substances often present in industrial wastewaters can undergo biological magnification, इसको biomagnification बोलते हैं, in the aquatic food chain. Biomagnification refers to increase in concentration of toxicant at successive trophic level. तो यार हमारी जो फूड चेन होती है उसमें कई सारे लेवल्स होते हैं, एक के बाद एक कई ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे फीड कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं खाने के लिए। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या है, कई बार हमारी एनवायरनमेंट में कोई ऐसा कंटामिनेंट आ जाता है जिसको पचाना या जिसका ब्रेक डाउन करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, हमारे बॉडी के बस की बात तो नहीं है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो सकता। तो होता क्या है, इस तरह के सब्सटेंस हमारे शरीर में चले तो गए, चाहे फूड के थ्रू गए, वाटर के थ्रू गए या एनवायरनमेंट में से एब्जॉर्ब हो गए। अब लेकिन हमारी बॉडी को समझ नहीं आता है कि उसका क्या किया जाए, उसका ब्रेक डाउन करना हमारी बॉडी को आता ही नहीं है, उसको पचा नहीं सकती है, उसको अक्यूमुलेट ही कर सकती है, खाली उसको इकट्ठा करके अपने पास रख सकती है, ना तो एलिमिनेट कर पा रही है, ना बॉडी से निकाल पा रही है और ना ही उसका ब्रेक डाउन कर पा रही है, ना उसको डिग्रेड कर पा रही है। तो ऐसे में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी करती क्या है कि उस चीज़ को इकट्ठा करके अपनी बॉडी में वो ऑर्गेनिज्म रखे रहता है, उसका क्या करना है ये तो समझ नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि हम जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं। और बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, हम अपने फूड चेन में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना ऑर्गेनिजम्स के शरीर में वो बढ़ती जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी बुक ने हमको एक एग्जाम्पल दिया। सपोज पानी में डीडीटी था। डीडीटी एक बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है जिसको पहले मच्छरों को मारने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब हमें पता लग गया है कि ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स में अक्यूमुलेट होता है। नेचुरल इकोसिस्टम्स को तो ये एडवर्सली अफेक्ट करता ही है, वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आप सपोज एग्जांपल डीडीटी का ही ले लो कि पानी में डीडीटी प्रेजेंट था
अब जो जू प्लैंकटन थे इस पानी के अंदर, सबसे पहले पानी के बाद तो हमारा फूड चेन जो शुरू होगी चलो फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होगी। तो जो फाइटोप्लैंक्टन थे उनके शरीर में पानी की वजह से, क्योंकि वो पानी में ही तैर रहे हैं, कुछ डीडीटी का अमाउंट आएगा। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पे जो जू प्लैंक्टन है वो तो फाइटोप्लैंक्टन पे ही फीड करेंगे। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन के शरीर में डीडीटी थी तो ये जू प्लैंक्टन के शरीर में भी चली गई। ठीक है, अब जो छोटी मछलियाँ होंगी, स्मॉल फिशेस, ये फीड करेंगी हमारे जू प्लैंक्टन पे। तो अब जितने भी जू प्लैंक्टन इस मछली ने खाए उन सबके शरीर का डीडीटी इसके शरीर में इकट्ठा हो गया। फिर एक छोटी मछली पे फीड करेगी एक बड़ी मछली, लार्ज फिश। तो अब सोचो कि सारी छोटी मछलियों के शरीर में थोड़ा थोड़ा डीडीटी एक्यूमुलेट हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है, और एक बड़ी मछली अपने लाइफ टाइम में कितनी सारी छोटी छोटी मछलियां खा जाएगी। तो ऐसे में जितनी भी मछलियां उसने खाई उन सबके शरीर का डीडीटी आ गया उसकी बॉडी में। और फाइनली सबसे ऊपर इसमें रखा हमने फिश ईटिंग बर्ड्स को। तो अल्टीमेटली पानी में जितना डीडीटी का लेवल था हर ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ते 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 बढ़ते, सोचो ना, एक फिश ईटिंग बर्ड है जिसको हम टॉप कार्निवोर मान रहे हैं, तो वो कितनी सारी फिशेस अपनी लाइफ में खाएगी, और इन सभी फिशेस की बॉडी में जो भी डीडीटी इकट्ठा हो रखा था वो सारा उसके शरीर में जमा हो जाएगा। तो इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, कि कुछ ऐसा सब्सटेंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, खाली इकट्ठा हो सकता है, वो हर ट्रॉपिक लेवल पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे ही फ्लो चार्ट में हमें दिखाया है कि पानी में अगर डीडीटी का लेवल काफ़ी कम था, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, तो फिश ईटिंग बर्ड तक पहुँचते पहुँचते फूड चेन में आगे बढ़ते बढ़ते ये 25 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। तो कई गुना, मैनी फोल्ड ये बढ़ जाता है हर ट्रॉपिक लेवल पे, क्योंकि ये सब्सटेंस इकट्ठा हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर में। तो एक्वेटिक फूड चेन में ये बायोमैग्निफिकेशन भी हम देखते हैं। और भाई ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस है, तो जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। So biomagnification refers to increase in concentration of toxicant at successive tropic levels. यही बात यहाँ पर समझाई हुई है. This happens because a toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted, and it is thus passed on to the next higher tropic level. This phenomena is well known for mercury and DDT. Mercury और DDT दोनों के केस में ऐसी बायोमैग्निफिकेशन हमने देखी है. यहाँ पर DDT की बायोमैग्निफिकेशन एक्वेटिक फूड चेन के अंदर हमने डिस्कस की. In this manner, concentration of DDT increased at successive tropic levels. If it starts at 0.003 parts per billion in water, it can ultimately reach 25 parts per million in the fish-eating birds through biomagnification. Higher concentrations of DDT disturb calcium metabolism in birds, which causes thinning of eggshell and premature breaking, eventually causing decline in bird populations. तो जो eggs lay करते हैं ये birds, इनके शरीर में काफ़ी DDT की concentration ज़्यादा है. तो DDT क्या करेगा कि properly calcium का metabolism नहीं होने देगा. और जब birds egg lay करेंगे तो उनका जो अंडे का shell होता है जो कि surround करके रख रहा है बच्चे को, वो तो calcium का ही बना होता है. अब ये जो shell है पतला हो जाता है और ये आसानी से टूट भी जाता है, तो ultimately birds अच्छे से reproduce नहीं कर पाएंगे, उस अंडे में से बच्चा बाहर निकल के नहीं आ पाएगा, और इसी कारण से डीडीटी की वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हुई है. अच्छा, एक और फिनोमेना हमको देखने को मिलता है जो वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट करता है. इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन. इट इज़ द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर. तो एक लेक जब नई नई बनती है तो उसमें पानी बिल्कुल साफ़ होता है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होता. लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस लेक के कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ बदलते हैं, जो कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं. लेक की एक नेचुरल एजिंग की जो प्रोसेस है उसी को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है. जब धीरे धीरे इसके पानी में न्यूट्रिएंट्स आने लगते हैं, फिर उन डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने लगती है. मगर हम देखते हैं कि पल्यूटेड वाटर की वजह से, पोल्यूशन की वजह से ये जो यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस है ये अपनी नेचुरल ग्रेजुअल स्पीड पे होने के बजाय बहुत तेज़ी से होने लगती है. सो इन अ यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर, सपोर्टिंग लिटिल लाइफ. बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल हमारे पास साफ पानी होता है. With time, streams draining into the lake introduce nutrients such as nitrogen and phosphorus, which encourage the growth of aquatic organisms. तो समय के साथ कई सारे nutrients इस lake में enter कर जाते हैं कई different sources से. As the lake's fertility increases, plant and animal life burgeons, and organic remains begin to be deposited on the lake bottom. धीरे धीरे nutrients का level बढ़ता है. अब nutrients होंगे तो उन nutrients के पीछे पीछे living organisms भी आएंगे, एक community establish हो जाती है, और इस पूरी community का जो भी waste material है या जिनकी भी डेथ होगी, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो सारी इस लेक के तले में नीचे इकट्ठी हो जाएंगी. As the lake's fertility increases, organic remains are deposited on the bottom.
Over the centuries, as silt and organic debris pile up, the lake grows shallower and warmer, with warm water organisms supplanting those that thrive in a cold environment. तो समय के साथ क्या होता है, क्योंकि इसके तले में सामान इकट्ठा होता जा रहा है, काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर, काफ़ी सारा डेब्री पाइल अप हो रहा है, तो इसकी गहराई भी घट जाती है और इसका पानी भी धीरे धीरे वार्म होने लगता है, पहले जो कि एकदम ठंडा रहा करता था. Marsh plants take root in the shallows and begin to fill in the original lake basin. तो जो हमारा पानी है उतना गहरा नहीं रहा तो वहाँ पर प्लांट्स भी उगने लगते हैं. इवेंचुअली द लेक गिव्स वे टू लार्ज मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, जिसको हम बॉग बोलते हैं, फाइनली कन्वर्टिंग इनटू लैंड. तो यही हमने देखा था, हमारी जो सक्सेशन की प्रोसेस होती है उसमें यही होता है कि एक बहुत ज़्यादा वेट हैबिटेट है, एक लेक बनी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पर भी उसकी गहराई कम होती जाएगी, धीरे धीरे बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पर उगने लगेंगे और अल्टीमेटली ये लेक भी लैंड में ही कन्वर्ट हो जाएगी. Depending on climate, size of the lake and other factors, the natural aging of a lake may span thousands of years. तो ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं कि लेक ऐसे ऐसे चेंज होती है, समय के साथ उसमें ये चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस उतने ड्रास्टिक नहीं है और ग्रेजुअली काफ़ी लंबे समय में होते हैं. However, pollutants from man's activities like effluents from industries and homes can radically accelerate the aging process. तो वैसे तो यूट्रोफिकेशन कोई बुरा शब्द नहीं है, यूट्रोफिकेशन नेचुरली किसी भी लेक में होती ही है, किसी भी वाटर बॉडी में होती ही है, लेकिन जब ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा फालतू के सब्सटेंसेस अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से किसी लेक में ऐड कर देते हैं, उसका वाटर पल्यूट हो जाता है, तो ये यूट्रोफिकेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत तेज़ी से होने लगती है, बहुत फास्ट हो जाती है. दिस फिनोमेना हैज़ बीन कॉल्ड कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन. ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, lakes in many parts of the earth have been severely eutrophied by sewage and agricultural and industrial waste. The prime contaminants are nitrates and phosphates, which act as plant nutrients. They overstimulate the growth of algae, causing unsightly scum and unpleasant odors, and robbing the water of dissolved oxygen, vital to aquatic life. तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए तो वहाँ पे बहुत सारे एल्गी वगैरह उगने लगेंगे. जब ये ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और बाकी जो भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको दिक्कत होने लगेगी. इस तरह से यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस में जो एक लेक की नेचुरल कम्युनिटी बनी हुई होती है उसके अंदर वो ख़राब हो जाती है. क्यों? कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की ज़्यादा ग्रोथ की वजह से, जैसे कि एल्गी की हमने बात की थी, एल्गल ब्लूम वगैरह हो जाता है. एट द सेम टाइम द पोल्यूटेंट्स फ्लोइंग इनटू अ लेक में पॉइजन होल पॉपुलेशंस ऑफ फिश whose decomposing remains further deplete the water's dissolved oxygen content. In such a fashion a lake can literally choke to death. तो इस तरह से अगर ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट होने लगता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाते हैं, तो लेक की जो हमारी नेचुरल स्टेट थी, जो प्रिस्टीन स्टेट थी, वो ख़राब हो जाती है और धीरे धीरे वो लेक भी उसी बिल्कुल एल्गल ब्लूम के वाले वाटर बॉडी की तरह हमको दिखने लगती है. जैसा कि हम देखते हैं कई जगह हम पाएंगे कि पूरी हरी हरी काई जमी हुई है और पूरा हमारा वाटर बॉडी जो कि पहले साफ पानी ऑब्वियसली वहाँ पर होता होगा ख़राब हो जाता है इन प्रोसेसेस की वजह से. अच्छा, heated waste waters flowing out of electricity generating units, that is the thermal power plants, constitute another important category of pollutant. भाई तुमने पानी को बिल्कुल गंदा नहीं किया, तुमने उसमें कोई भी गंदगी नहीं डाली, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं डाला, लेकिन ऐसा हो सकता है कि गर्म पानी को एक वाटर बॉडी में डाल देने की वजह से वो भी एक ये हीट जो है पानी के अंदर पल्यूटेंट की तरह ही एक्ट करे, क्योंकि नेचुरली हमारी वाटर बॉडी में पानी का टेम्परेचर उतना ज़्यादा तो रहता नहीं है जितना कि फैक्ट्रियों में से गर्म पानी निकल कर आ रहा होगा वो होगा. तो ऐसे में उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि लगता है हाँ बस टेम्परेचर का ही तो अंतर है, हमने कोई गंदी चीज़ थोड़ी डाली है, कोई कंटेमिनेशन थोड़ी किया है. लेकिन ये थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट्स और रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर. अब उस पानी में कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते होंगे जो कि हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और अगर आपने गर्म पानी रिलीज करना शुरू कर दिया किसी वाटर बॉडी के अंदर तो बेचारे उन ऑर्गेनिजम्स को तो दिक्कत हो जाएगी. दे आर रिड्यूस्ड इन नंबर. It may enhance the growth of plants and fish in extremely cold areas, but only after causing damage to indigenous flora and fauna. तो हर तरीके से चाहे वो सिर्फ हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, चाहे हम कोई कंटेमिनेंट डाल रहे हो, चाहे किसी भी तरह से पोल्यूशन हो, जैसे कि हमने देखा था ना एयर पोल्यूशन में, हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के पार्टिकुलेट और गैशियस हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं डाली, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कंटेमिनेट कर रही है एनवायरनमेंट को, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है. जैसे कि नॉइज़ के केस में हमने कोई भी हार्मफुल, कोई भी जहरीला पदार्थ तो नहीं छोड़ा है हवा में, लेकिन फिर भी ये नॉइज़ का लेवल भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म कर रहा है,
उसी तरह से वाटर पोल्यूशन में भी आप देखोगे कि अगर गर्म पानी, अगर हीटेड वेस्ट वाटर हम किसी वाटर बॉडी में ऐड कर रहे हैं, तो हालांकि हमने वहाँ पर कोई जहरीली चीज़ नहीं डाली, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिया। तो इसीलिए सिर्फ हम जो पोल्यूशन की डेफिनेशन है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। सबसे पहले बचपन में तो हमको यही सिखाया जाता है कि हमारे सराउंडिंग्स की, हमारी एनवायरनमेंट की कंटैमिनेशन को ही हम पोल्यूशन कहते हैं, लेकिन असल में किसी भी तरह का अनडिज़ायरेबल चेंज पोल्यूशन कहलाया जा सकता है। जैसे कि नॉइज़ में कोई भी कंटैमिनेंट नहीं है, फिर भी नॉइज़ की वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है ख़राब हो रहा है। उसी तरह से थर्मल वेस्ट वाटर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है। हमारे पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का भी हमें NCERT बुक के अंदर केस स्टडी दी हुई है, जिसमें आर्केटा मार्च के बारे में बताया है, तो इसको भी आप रीड कर सकते हो। और इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से गार्बेज को या सॉलिड वेस्ट को ट्रीट किया जाता है और हमारे एनवायरनमेंट को ये कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं सॉलिड वेस्ट के बारे में। अभी के लिए बाय बाय।